नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में बात होगी डर के भ्रम जाल की या फिर डर और भ्रम के बेशरम रंग की। लालू यादव की पार्टी के एक बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी इस देश की जनता ने जिन्हें नेता चुना, मंत्री तक बनाया, सत्ता का सुख भोगा, लेकिन अब ये डर का भ्रमजाल फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए भारत अब बेहद असुरक्षित हो गया है। इसलिए मैंने अपने बच्चों से अब कह दिया है, ये वो कह रहे हैं कि विदेश में नौकरी करो, वहीं के नागरिक बन जाओ। लेकिन मुद्दा सिर्फ अब्दुल बारी सिद्दीकी का नहीं है। योगी सरकार ने मदरसों को मॉडर्न बनाने का फैसला किया तो कुछ नेताओं को यह भी बेहद चुभ गया। ओवैसी की पार्टी कह रही है कि बीजेपी की सरकार टोपी और दाढ़ी वालों को लगातार टारगेट कर रही है। आखिर बच्चों की पढ़ाई में टोपी और दाढ़ी का मुद्दा कहां से आ गया? उधर मध्य प्रदेश के कुछ मदरसों में बच्चों को आपत्तिजनक किताबें पढ़ाने का मुद्दा सामने आ गया, जिसके बाद शिवराज सरकार ने कहा कि मदरसों के सिलेबस की अब जांच होगी। तो इस पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई और राहुल गांधी तो बार बार ये कह रहे हैं, मैं नफरत वाले माहौल में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। सवाल है, क्या वाकई देश का माहौल बहुत खराब है या फिर अपने अपने फायदे के हिसाब से डर का भ्रमजाल तैयार किया जा रहा है? इसे मुद्दे पर होगी जनता जनार्दन के बीच से आज की ये बड़ी चर्चा। ये देश है हमारा में स्वागत है आपका व्यूअर्स। जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो या। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। ये लालू यादव के बेहद करीबी और आरजेडी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी। जनता ने इन्हें नेता बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन अब ये अपने ही देश को कोस रहे हैं। इनके बयान पर अलग अलग प्रतिक्रिया भी आई है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तू भी यहाँ मैं भी यहाँ, हमने रहना है भी यहाँ। राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल है, इसलिए मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। आपकी नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये वाकई डर है या डर का भ्रमजाल फैलाया जा रहा है? क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक बयान का नहीं है। योगी सरकार ने मदरसों के मेकओवर के लिए कुछ बड़े फैसले, जिनमें शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी, मदरसे में छात्रों के लिए ड्रेस कोड, मौलाना के बजाय ट्रेन टीचर रखने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। लेकिन मदरसों को मॉडर्न बनाने का भी विरोध शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी केवल दाढ़ी और टोपी को टारगेट कर रही है और दाढ़ी टोपी को जब तक आप टारगेट करते रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि देश में वो बने रहेंगे। इस बीच बरेली के सरकारी स्कूल में हुई मेरे अल्लाह वाली प्रार्थना का मुद्दा भी सामने आया। इस घटना के बाद स्कूल के प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया गया। सवाल ये भी है कि झारखंड में दिलावर रबिका पहाड़िन के 50 टुकड़े कर देता है। रबिका की पहचान छुपाने के लिए उसकी खाल तक उतार दी जाती है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई डर की बात नहीं करता है। सवाल है कि क्या डर का एक तरफा भ्रमजाल तैयार किया जा रहा है? आज जनता के बीच इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। तो आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा और आज की चर्चा का नाम है झूठ और भ्रम के बेशरम रंग। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक तरफ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। स्वामी दीपांकर आध्यात्मिक गुरु, उनका भी अभिनंदन है। इनकी भिक्षा यात्रा चल रही है 1 महीने से,
उसके लिए भी इनका अभिवादन है जोरदार तालियों के साथ। मेरे साथ निगत अब्बास है, सामाजिक कार्यकर्ता है जानी मानी, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर शोहेब जमाई है, उनका अभिनंदन है, जाने माने मुस्लिम चिंतक। मेरे साथ साजिद रशीदी है, मुस्लिम धर्मगुरु, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जुनैद हैरिस हैं जो कि प्रोफेसर हैं, उनका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है और जोरदार तालियां जनता जनार्दन के लिए, देश के युवाओं के लिए। मैं सबसे पहले डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। जब झूठ और भ्रम की बात आती है और उसके बेशरम रंग की बात आती है, साल बदल जाता है लेकिन हाल नहीं बदलते। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी को ऐसा लग रहा है कि अपने बच्चों को उनको कहना पड़ता है कि वहीं का वीजा ले लो, वहीं की सिटीजनशिप ले लो और वहीं नौकरी भी कर लो, यानी विदेश में। भारत अब रहने लायक नहीं रहा। जो ये कह रहे थे कि वहीं की नौकरी ले लो, इनसे पूछे वहीं मतलब कहां? निजाम मुस्तफा वाले देश में या काफिरों के देश में? ये तो पूछिए कहां चाहिए? सीरिया में, इराक में, लीबिया में, इजिप्ट में, कहां पे चाहिए? या इंग्लैंड में, अमेरिका में चाहिए, या यूरोप में चाहिए, जिसको नेस्तनाबूद करने की कसमें खाते हैं? जनाब, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, ईमानदारी की बात तो यह है कि हिंदुस्तान की बात न हमारी न किसी और की। दुनिया के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं मार्क टेली, जो बीबीसी के संवाददाता रहे, 26 साल भारत में रहे। उन्होंने अभी 2019 में लिखा है, बहुत पुरानी बात नहीं है, उन्होंने लिखा मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। उन्होंने कहा भारत के मुस्लिम सर्वाधिक भाग्यशाली हैं। क्यों? उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि मैं 26 साल निजामुद्दीन एरिया में रहा और एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और सामने तबलीगी जमात का ऑफिस। उन्होंने कहा दुनिया में कोई दूसरा मुस्लिम देश होता तो 26 साल एक साथ नहीं रह सकते थे, किसी एक ने दूसरे को खत्म कर ही दिया होता। पर भारत के मुसलमान इसलिए भाग्यशाली हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहे वह इबादत कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी का देश है भारत, पर यह इकलौता देश है जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते। अन्यथा ये बताइए, जहां 100% मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां पे क्यों हमें काबुल में धमाके? मेरा काउंटर सवाल है, मैं आपको इसलिए मेरा काउंटर सवाल है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ नेता को, जो फॉर्मर मंत्री है, इस समय आरजेडी की सरकार है, शासन है बिहार के अंदर, उसको ये वक्तव्य देना पड़ रहा है, मजबूरी क्या हो? मैं क्यों देना पड़ रहा है? देखिए, आजादी के बाद एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ कि मुसलमानों के मन में खौफ पैदा करो और उस खौफ के बेस के ऊपर वोट प्राप्त करो। अन्यथा आजादी के समय पढ़ाई लिखाई डेवलपमेंट में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में मुस्लिम अन्य जगहों से बहुत आगे थे और 70-75 साल में पीछे होते चले गए, क्योंकि इन सारे तथाकथित सेकुलर दलों का एजेंडा है मुसलमानों में डर पैदा करके उनका वोट प्राप्त करो। हमारा विचार है कि उनमें विश्वास पैदा करके बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए मैं एक लाइन भी कहना चाहता हूं, इसीलिए हम डॉक्टर कलाम के साथ खड़े होते हैं, इसीलिए हम बिस्मिल्लाह खां के साथ खड़े होते हैं, इसीलिए हम जितने पढ़े लिखे और साइंटिस्ट मुस्लिम हैं उनके साथ हम खड़े होते हैं और ये लोग अपराधियों और आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। ठीक है, मैं सीधा रुख करता हूं। ये विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा, या फिर साल बदल जाता है लेकिन डर की दुकान का हाल नहीं बदलता? मेरा सीधा सवाल है, अब तो 1952 के बाद रामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहां मुसलमानों ने वोट दिया ही ना भारतीय जनता पार्टी को, आंकड़े निकल के आए, गुजरात में भी मिला वोट। तो डर की दुकान वालों को समझ क्यों नहीं आ रहा है कि देश बदल रहा है? अब मैं देखिए अपने काबिल दोस्त डॉक्टर सुधांशु जी के भाव का बड़ा सम्मान करता हूं और इन्हीं को समर्पित एक बात देश के युवाओं को कि अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, यानी माइग्रेशन, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। ना हम सफर से ना किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर से न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा है हम ही से निकलेगा, हम ही से निकलेगा। तो थोड़ी हार्डशिप है, माना है, लेकिन ये जो देश है यही हमारा देश, यही हमारी असली हकीकत है। और कौन छोड़ के जा रहा है? एक राजनीतिक बयान को अगर आप धर्म के आईने से देख लेंगे, राष्ट्रीय जनता दल का कोई दूसरा नेता, मान लीजिए कोई पंडित जी अगर देते, कोई ब्राह्मण देता ऐसा बयान, कोई विपक्ष का नेता, तो धर्म नहीं आता। तो एक धर्म को, अब देखिए मुझे स्पेसिफाई करा कि अब ये हम लोगों के लिए रहने लायक नहीं बचा है। हम लोग में विपक्ष भी आ सकता है। बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को धमकियां दी गई, उनके बाल बच्चों को, मुझे भी धमकी दी जाती है सोशल मीडिया पे कि ये कर देंगे फैमिली परिवार पे। अब मेरा ये मानना है कि देखिए बयान तो यहां से कंगना रनौत ने दी कि भाई 1947 में आजाद नहीं हुआ, 2014 में हुआ, यानी 70 सालों से यानी जो लोग थे प्रधानमंत्री वो गुलामी कर रहे थे, यानी अटल बिहारी वाजपेयी भी जो मंत्री जो प्रधानमंत्री थे। अब आप इस तरह का बयानबाजी देते हैं, लेकिन एक चिंता जो मैं दूसरी बात इस पे रख रहा हूं कि चिंता एक है
जिस तरीके से बेरोजगारी दर बढ़ी है, और स्टैनली ग्लोबल की एक रिपोर्ट है, इसको पढ़िएगा जरूर। अब्दुल बारी सिद्दीकी को बेरोजगारी का डर सता रहा था और तभी उन्होंने बच्चों को विदेश भेज मैंने दिया। कहा कमाल क्या लॉजिक दे रहे हैं आप भी जनाब। इस दिशा पे एक थोड़ा युवाओं को सोचने का मौका दीजिए। युवा है, मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म अरे करूं। युवा सोच रहे हैं कि भारत सरकार ने खुद लोकसभा में यह कहा कि पिछले 7 सालों में 8.5 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता त्याग दी, सिटीजनशिप त्याग दी, और पिछले 3 सालों में यहां से लगभग 5 लाख, सिर्फ 2021 में 1.5 लाख, और स्टैनली ग्लोबल की रिपोर्ट कहती है कि 8,000 करोड़पति अरबपति भारतीयों ने नागरिकता। अब ये अरबपति करोड़पति जो 8,000 है, कौन है, इनका भी देखा जाए कि यहाँ पे कमाए खाए सब कुछ अरबपति बने और देश को छोड़ के चले। तो अगर इस तरह की बात होगी तो देशद्रोही होगी। इसलिए इसको आप मत जोड़िए धर्म के लवादे से, इसको एक विपक्ष के आईने की तरह, एक राजनीतिक बयान की तरह। टाइम लिमिट को फॉलो करिए स्वामी दीपक। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मात्र इतना ही कहूंगा कि कांटा निकालना ही है तो कांटा निकाला जाए। अब निकलेगा, अब बेवजह सत्ता बदलेगी तो निकलेगा। ये सत्ता बदलेगी तो कांटा निकलेगा। किस कांटे की बात कर रहे हैं आप, वैसे वह कर दीजिए। देखिए, एक घुटन तो है कि भाई विपक्ष का जो स्पेस है, जो जनता को, विपक्ष की आड़ में मत असली मुद्दे को छुपाइए। आप जो भी अगर सत्ता के साथ नहीं है, उसके साथ परेशानी है। कुछ नहीं, किंवदंतियां हैं, दादा बोलते रहेंगे बीच बीच में। सरकार सबका अपना अपना टर्म है, बोलिए। पर मैं कहूंगा कि कांटा निकालना ही है तो कांटा निकाला जाए, बेवजह जहर ना फैलाया जाए, जिसकी आदत हर व्यक्ति को तकरीबन मैं देखता हूं। मुझे लगता है ये विचार कि भारत में अब खतरा है, ये विचार भारत के लिए खतरा है। बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं, भारत में अब आपको खतरा है, ये विचार भारत के लिए खतरा है। और अमीश भाई, क्यों मुझे इस भिक्षा यात्रा को करने की आवश्यकता पड़ी? जो जातियों में खंडित सनातन है। अच्छा, एक रोचक बात अगर आप आज्ञा दे तो मैं कह दूं। 30 सेकंड बोलिए। सुधांशु भाई, इसमें भिक्षा दाल चीनी चावल आटा की नहीं है, इसमें भिक्षा है जो जातियों में बटा सनातन है वो एक हो, और मुझे वो भिक्षा चाहिए। मुझे यह भिक्षा नहीं चाहिए कि आप 70 साल से ठाकुर हैं, गुजर हैं, यादव हैं, बनिया हैं, ब्राह्मण हैं। नहीं, हिंदू मतलब हिंदू, बात खत्म। यह भिक्षा होती है। और मुझे लगता है जब आप एक होते हैं तो आपके एक होने का विचार सामने के लिए खतरा हो जाता है, वरना आप बेवजह एक खतरे के माहौल से जीते हैं। आप सोचिए ना कि उपेक्षित कौन होता रहा। लेकिन अभी तो खतरा अब्दुल बारी सिद्दीकी को लग रहा है ना। उपेक्षित होता कौन रहा अमीश भाई? कभी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए। ए से लेकर जेड तक अपमानित हो हम, हमारे देवता, हमारे आराध्य, हमारे पूर्वज। और छोड़िए, जो झारखंड में शिखर जी हैं, जो महावीर के अनुयायी हैं, उसे पर्यटक स्थल में डाल दिया। क्या मेरा धर्म स्थल पर्यटक स्थल हो सकता है? और मैं एक बात कहूंगा, मेरी तो आदत है और मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और आपको संबोधित करते हुए पूछता हूं। आप सब में अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग कास्ट होंगी। क्या आप लोग नहीं चाहते कि एक हिंदू कर रहे हैं? चाहते हैं या नहीं? कम से कम इसमें तो बोलिए, चाहते हैं या नहीं? तो एक भिक्षा, एक, अरे भाई साहब, सनातन होकर रहना क्या? तो मैं बोलूं कि मुसलमान एक साथ हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, क्या ऐसे चलता है? भाई मैं जातियों को आदिवासी समाज, आपको ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन क्या है? ये एक सांप्रदायिक बात है। आप किस बात का इकट्ठा? ये सांप्रदायिक कैसे शोएब बाबू? किस बात का इकट्ठा? यहाँ देश विभिन्न संप्रदाय, जातियों में विभिन्न विचारधाराओं में बटा है। साउथ इंडिया के जो विचारधारा है वो लोगों की अलग है, हमारे यहाँ अलग है। इसी हिंदू समाज के अंदर आप देखेंगे, आदिवासी कहता मैं हिंदू समाज नहीं है, अलग अलग विषय जो है उसमें हम आते हैं। तो क्या मुसलमान को इकट्ठा करने की यही बयान मैं देता तो अभी मैं सांप्रदायिक हो जाता, कट्टर हो जाता। सुनिए ना, और गुरुजी कट्टर नहीं है। आप यहाँ से आपने बोला, आप ये आपको गलत को गलत बोला। आप बड़े एंकर, आप एक मशहूर एंकर, आप नहीं, आप बहुत तरक्की करेंगे। सुने जवाब, बात तो सुने, बहुत बेहतरीन आपकी तो दुआएं हैं, उनको मैं कबूल करता हूँ। और एक सवाल का जवाब दीजिए, आप अपनी तरफ से ऐलान करें। युवाओं को कैसा जहर पिला रहे हैं? स्वामी जी ने कहा इनके बीच में, देखिए आप सब जब चुनाव होता होगा तो आंकड़े निकलते हैं, इस जाति के इतने लोग, इस जाति के इतने लोग, इस जाति के, उसके बाद मुस्लिम इतने। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए, शेख, सैयद, पठान, बहना, घोसी, गद्दी, अंसारी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, ये क्या है भाई? आपके यहां भी तो हैं, और आप इसी के बेस के ऊपर रिजर्वेशन तक मांगते हैं। तो हम, और मजे की बात यह है
हिंदू समाज को जातियों में बांट दो तो बात सामाजिक न्याय है, हम नहीं बात रहे और हैं। अगर एक कर दो तो सांप्रदायिकता है। ये मेरा सामने आ सांप्रदायिकता गया, हमारे जातियों में यहाँ है, बांटो तो सामाजिक न्याय है, और हमारे एक कर यहाँ दो है तो तो सांप्रदायिकता किसी को है। मस्जिद से निकाल मगर दो। अपने यहाँ सबको एक रखो तो वो सेकुलरिज्म है। रशीदी साहब, और मेरा बड़ा मूल सवाल है, क्या आपको लगता है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, राहुल गांधी का यह वर्जन है, अब्दुल सिद्दीकी कहते हैं कि डर का माहौल है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में मदरसों की मॉडर्नाइजेशन की भी चर्चा होती है, मॉडर्नाइजेशन की मतलब उसको और डेवलप करने की, बच्चे अच्छी शिक्षा दीक्षा वहां पे प्राप्त करें, उसमें भी धर्म बीच में आ जाता है, उसमें भी कहा जाता है कि ये दाढ़ी और टोपी देख के फैसला लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपने शुरू में कहा कि ये धार्मिक एंगल से बात कही जाती है और उसका धर्म से जोड़कर जो है उसको देखना ये गलत है। सुधांशु भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो हैं एक बड़े नेता हैं, मंत्री रहे, अच्छा पैसा भी कमाया होगा, जाहिर बात है। बच्चे इनके बाहर पढ़ रहे हैं, जाहिर है, ये जाहिर है कि मंत्री रहे तो अच्छा पैसा कमाया होगा। इसमें कोई शक ये है? सोच का अंतर होता अच्छा, है इसमें कोई शक है? अब बताइए। हमारे यहाँ तो भाई मैं आपके यहाँ तो दो नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री रहे, आप बेचारे कुछ अपनी भी बात नहीं। क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब कहीं दाल में हाँ, काला है, राजद में वो बात कहीं थी। दाल में काला मैं है। इनको इस बात के लिए अच्छा, धन्यवाद देता हूं, मेरी इन्होंने बात बताया कि राष्ट्रीय जनता दल में यदि कोई मंत्री रहा तो अच्छा खासा पैसा मुझे कमाया। मुझे बोलने दो मेरे भाई। टर्न आपकी है। देखिए, मंत्री कोई रहता है जापता तो नहीं बैठ के, वो भगवान को अल्लाह को याद तो नहीं करता, वो तो अपने माल कमाने में लगता है, सब जानते हैं, दुनिया जानती है इसको। और सफाई कर दी। अरे मतलब मुझे बोलने नहीं दे रहे हो आप? नहीं, मैं सुधांशु आपका भाई, आप समर्थन मुझे कर रहा बोलने हूं। नहीं दे अरे रहे हो। आज सच बोलने के मूड में है रशीदी साहब, तालियां बजा दो भाई। आज सच बोल रहे हैं कई बार, और बोलने दिया था। आप मुझे सुनना नहीं चाहते सुधांशु आज भाई? इनकी जबान में लियाकत है। नहीं, आप मुझे सुनना नहीं चाह रहे हैं आज? आप क्या भाजपा के लिए भी है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सब सियासी बयान है, इनको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जब आप लोग टीवी वाले इनको लेकर डिबेट करते हैं ना, तो इनमें कहीं ना कहीं हमारे लोगों में, हिंदू मुसलमान सब में एक बात जाती है कि ये नफरत की बात इन्होंने जानबूझकर कही है। मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने असल में कहना तो ये था कि भाई यूरोप में बच्चे पढ़ रहे हैं, भाई वहीं की सिटीजनशिप ले लो, अच्छी बात है। यूरोप में पढ़ रहे हैं और हर आदमी चाहता है, सुनिए, हर आदमी चाहता है, सब चाहते हैं कि यूरोप में चले जाएं बच्चे हमारे और तरक्की करें। हर आदमी चाहता है। इन्होंने यहाँ सिर्फ- पर अरे यहाँ पर सुनो आप लोग यार। चाहते हो भाई देश के युवा? अरे यार सुनो, और आप एक चीज बताइए, अगर मदरसों में कहा गया मॉडर्नाइजेशन हो तो होना चाहिए, आप ये बताइए कि मुस्लिम्स क्या मिशनरी स्कूल में नहीं जाते हैं? तो फिर हाँ जाते हैं ना, तो फिर ऐसा क्यों? मेरी बात ये पूरी क्यों नहीं होने दे रहे हो रमेश? आपकी की बात पूरी रमेश, मेरी बात पूरी क्यों नहीं होने दे रहे अच्छा, बोलिए बोलिए, और एक मिनट बोलिए। नहीं, गलत बात है। मैंने पूरा गलत बात है। देखो, सबको बोलने तो फिर ले लो सवाल। जी जी जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, उन्होंने एक बात साथ में जोड़ दी कि साहब ये देश रहने काबिल नहीं रहा, और उसी ने उनकी उस सारी बात को ढक लिया। उस पर कोई नहीं जा रहा कि इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, कितना पैसा लग रहा होगा, उस पर कोई नहीं देख रहा है। बस इस बात पे आ गए कि साहब ये देश में नफरत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देश में अगर नफरत भी है, मेरे घर में अगर मेरे भाई के साथ मेरी नहीं बन रही है, नफरत है, मनमुटाव है, झगड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा मैं अपना घर छोड़ के चला जाऊं। इसका मतलब ये नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि घर में बैठो, भाई के साथ विचार विमर्श करो, उस झगड़े को सुलझाओ। यही मामला देश का है। देश में अगर कहीं मनभेद मतभेद है तो उसको बैठ के सुलझाया जा सकता है। हिजरत करना, दूसरे मुल्क में जाना, ये कोई अक्लमंदी की बात थोड़ा ही है। जो मुसलमान तकरीबन 85 मरतबा अपने सजदे के लिए अपनी माथे को जो है जमीन पर रखता है, वो मुसलमान कैसे सोच सकता है कि देश छोड़ के चला जाऊं? वो नहीं सोच सकता। इन बयानों को फैलाकर कहीं ना कहीं नफरत को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें जैसा उन लोगों का हाथ है, आप लोगों का भी हाथ है। इसमें बुरा मानने वाली बात हम खबर ना दिखाए, अब दूसरी, हम खबर ना दिखाए, मदरसे वाली पर आता हूं। कोई कुछ बोलता अच्छा, है, मदरसे हम वाली खबर पर ना आता हूं। दिखाए। अब मदरसे वाली अब पर एक आता हूं। रहमानी साहब थे जो 25 लाख लोगों को लेके जा रहे थे राम मंदिर को 30 रुकवाने के सेकंड और लिए, दीजिए। हम खबर ना दिखाए। आपने राम मंदिर बनने के बाद जो बात बोली थी तो हम खबर ना दिखाए, आप बोलते रहे। लग गई? ओके ओके, मुझे 30 सेकंड मदरसे वाली पर आता हूं। लग उसको गई जो बोल रहा है लगातार। मदरसे वाली पर आता हूं। मदरसे वाली पर, बस मदरसे वाला जवाब दे देता हूं। 30 सेकंड। जी जी, अब 3 मिनट हो गए आपको लगातार। चलिए निकिता बात, एक मिनट। अमीश जी धन्यवाद। कड़वी पर सच्ची बात बोलूंगी, और सारी जो मैं न्यूज बताऊंगी इसी साल की है, कोई बहुत पुरानी नहीं है। आगरा में एक 8 साल की बच्ची के साथ मदरसा के मौलाना रेप कर देते हैं और कुरान पाक पर उससे हाथ रखकर कसम खिलवाते हैं कि वो बच्ची अपने घर में अपने रिश्तेदारों में जाके बताए ना। 12 साल की एक बच्ची के साथ रेप हो जाता है और कोई कुछ नहीं कहता। मदरसे के अंदर
एक पिता एक 4 लड़कों का, जो मदरसे में टीचर है, 4 लड़कों का रेप करके जेल में जाता है, बेल पर बाहर है। 16 साल की अपनी बेटी के साथ गैंग रेप करता है लगातार 2 साल तक, कोई कुछ नहीं कहता। भूल जाइए ये सारी बात। मैं तो कह रही हूं, जो सिद्दीकी साहब ने कहा ना, वो बिल्कुल सही कहा। मुसलमान हिंदुस्तान में खतरे में है। फर्क बस इतना है, मुसलमान हिंदुस्तान में हिंदुओं से नहीं, खुद इन मौलानाओं से खतरे में है। ये बात उन्होंने सच्चाई बोलने से अपने आप को रोका। आपने अपने वक्तव्य को रखा। मैं प्रोफेसर साहब आपका रुख करता हूं और आपका ये दौर है। प्रोफेसर साहब, क्या मिलेगा ऐसी बात? मैं तो रियलिटी बताइए। क्या मिलेगा ऐसी बात? सारे बाबा जेल में, उनके बारे में साजिद भाई, मैंने सच बताया। बात होती है, जो करता है वो बुरा करता है। आप जाकर उन बच्चियों से बाबा जेल में पड़े हुए हैं। अब मैं नाम गिनाने लगूं नहीं है। और ऐसे बाबा जिसमें 5-5 लाख 10-10 लाख आदमी होते थे किस सभाओं में। यार ये कोई बात हुई? अमीश, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पब्लिक डिबेट में दुनिया सुनती है आपको, करोड़ों लोग सुनते हैं। बोली साजिद रशीदी जी को बहुत दिक्कत हो गई अगर ये बोल दिया गया जुमे की जगह इतवार। बाबाओं का नाम ले लो ना, बाबाओं का भी नाम ले लो। छुट्टी के लिए दिक्कत नहीं इतना होगी, बड़ा बाबाओं का भी नाम ले लो। आप इनसे पूछिए जितने मौलवी ने रेप करा, क्या उन बच्चियों के परिवार अमीश, डिबेट इस पर है क्या कि रेप किसने कर लिया? ठीक है, ये विषय यही पता नहीं डिबेट किस पर है। ठीक है, आपने अपने बात, यही पता नहीं डिबेट किस पर है। इनको तो यही पता नहीं डिबेट किस पर है। जुनैद हैरिस भी वेट कर रहे हैं। मैं एक बार उनको अब्दुल बारी सिद्दीकी पर ये ले आए, मौलाना पर रेप पर। अभी मौलाना नहीं, उन्होंने मदरसे की बात बताई, उन्होंने मदरसे का जिक्र मेरे देश की लड़कियां मदरसे का जिक्र किया। आप तो खतरे में नहीं हो, पट्टी खुल रही है। ये सब आदमी खतरे में हो। आप तो खतरे में नहीं, कैसी आप तो खतरे में नहीं हो। ये क्यों बोला कोई आप खतरे में नहीं हो? कौन ये कह रहे हैं किसकी लड़कियां खतरे में? मैं कह रहा हूं आप तो खतरे में नहीं हो। रशीदी जी, नहीं, वो क्यों शब्दों को आप उनसे कह रहे हैं कि आप संभल कर बोलिए और आप कितने जिम्मेदाराना बोल रहे हैं की बात कर रहे हैं। आपको दुनिया नहीं सुन रही, नफरत की बातें नहीं करनी आपको दुनिया नहीं सुन अपने वक्तव्य रखे, आप अपना रखे। अरे मैंने गलत, आपने बोला कि आपने बोला आप तो खतरे में नहीं है। आप तो खतरे में नहीं है, ये कहने का क्या मतलब? मुझे कोई अधिकार नहीं कहने का। वो यहाँ खड़ी है, ये कहने का मतलब नहीं है कि आप तो खतरे में नहीं है। कुछ भी कहने का अधिकार नहीं, इनको सब कुछ कहने का अधिकार। अपनी बात रखे, आपको भी कहने का अधिकार, मगर मर्यादित होकर। ओके, मर्यादित होकर। अब मर्यादित बात नहीं कही सर। आपने कहा ना कि आप तो खतरे में नहीं है। दोबारा सुनिए, आपने कहा ना, दोबारा सुनिए सर। सर आपने कहा खतरे में नहीं। ठीक है, आप तो खतरे में नहीं। आप क्यों? पर ये कोई लॉजिक नहीं है ना। बुरी बात तो उन्हें खतरे में क्यों? अच्छा, बुरी बात है नहीं, क्यों ये एहसास कराना चाहते हैं? आप साधु हैं सर। आप साधु हैं सर। कहते खतरे में, आप साधु हैं सर। देखिए 5 में सबसे ज्यादा उग्र यही है। साधु हैं आप। हाँ, तो तभी तो बोल रहे हैं सर, साधु हैं। तो बच्ची की क्यों नहीं? सर साधु हैं आप भी मौलाना सर। तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसे ये एहसास दिलाएं मैं दुनिया गलत को मैंने अन्यथा नहीं कहा। आप तो खतरे में नहीं है। नहीं कहा, मतलब ये रिएक्ट नहीं कर रही, इसका अर्थ ये नहीं कि वो खतरे में नहीं। के बाद में इन्होंने बहुत गलत एग्जांपल, अगर डिस्क्रीट होगी। एग्जांपल देकर खड़े हो जाते हैं। व्यूअर्स, ये देश है हमारा में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बड़ी चर्चा जारी है। आप देखते रहिए वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं बता दीजिए। आप तो महापुरुष हैं। आप तो महापुरुष हैं। कितने मंत्र सर
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन और देश के युवाओं के बीच से ये बड़ा कार्यक्रम, ये देश है हमारा। जुनैद हैरिस, मेरा सवाल यह है कि देश के माहौल में खराबी क्या है? क्योंकि राहुल गांधी एक बात बोल रहे हैं कि इस नफरत के माहौल में मैं मोहब्बत बांट रहा हूं। अब्दुल बारी सिद्दीकी को अपने बेटे बेटी को कहना पड़ रहा है कि आप विदेश चले जाइए, और एआईएमएम के नेता कहते हैं कि दाढ़ी और टोपी देखकर यह सरकार फैसले लेती है। ऐसा क्यों? देश हित के लिए जब से हमारा मुल्क आजाद हुआ, धर्म के नाम पर, मजहब के हवाले से हमने राष्ट्र को सींचने की कोशिश की। मौलाना आजाद मुसलमान थे ना, जहां वक्त हो जाता था वहीं पर नमाज पढ़ते थे और फिर देश की कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ऐसे ही बड़े लोग हैं। अभी सुधांशु जी ने एक नाम लिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम लिया था। इनका इंटरव्यू मैं याद दिला रहा हूं आपको कि उन्होंने कहा था कि नमाज का जहां वक्त स्टेशन पर वक्त हो जाता है हम नमाज पढ़ लेते हैं। क्या अजीब बात है कि हम कौन से दौर में चल रहे हैं कि अभी हमारे पास वो वीडियो मौजूद है कि गोरखपुर में एक आदमी स्टेशन पर एकांत में नमाज पढ़ लेता है तो पुलिस उसको तलाश कर रही है कि इसने कैसे नमाज पढ़ लिया। सवाल ये पैदा होता है तो मुल्क में ये माहौल। बारी सिद्दीकी की बात को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं आप। एक बात तो मैं ये नहीं, एक बात को बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं। अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात को मैं इस लहजे में नहीं सपोर्ट कर रहा हूं कि ये मुल्क हमारा है, हम इसके लिए जान दे देंगे। हम इस मुल्क को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके लिए कुर्बानियां देंगे कि जिस बुनियाद पर इस मुल्क को आजाद कराया है, इस संविधान के लिए जान की बाजी लगाएंगे। हम मुल्क को छोड़कर जाने की बात नहीं कर रहे हैं। लगाने की जरूरत है संविधान के लिए? संविधान तो है, मुल्क को आजाद कराने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ी ना। इन्होंने बिस्मिल्लाह खां की बात कही, मैं पूछना चाहता हूं, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला? 2001 अटल जी की सरकार में। जुनैद हैरिस साहब ने उपनिषदों और वेदों को कोट किया। उपनिषद और वेदों में विश्वास रखते हैं? जो लिखा उसको सच मानते हैं? बहुत सोच समझ के बोलिएगा, एंटी इस्लामिक हो जाएंगे आप। अगर आपने कहा कि कुरान के अलावा किसी दूसरी धार्मिक पुस्तक में जो लिखा है उसमें आप यकीन करते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको बड़ी नहीं, यकीन करते हैं कि नहीं, सच मानते हैं कि नहीं? यकीन रखते हैं? नहीं, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, हमने तो पढ़ी भी नहीं है, दावा ही नहीं किया। आप मुझे बोलने देना, आप मुझसे सवाल है बड़ी, आपके यहाँ समस्या है, दूसरे को नहीं कर सकते। रशीदी साहब बोल रहे हैं, बड़ी विनम्रता के साथ इस बात को मैं कहना चाह रहा हूं, हम संविधान में यकीन रखते हैं और संविधान के अंदर जितनी आस्थाएं हैं, जितनी पूजा पद्धति हैं, हम सब कदर करते हैं और सबके लिए कहते हैं कि आजादी के साथ उस पर अमल करें। संविधान का हिस्सा है कि नहीं है कॉमन सिविल कोड? तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं तो कहता हूं, चलिए आपको सुनिए। तो एक मिनट अगर आप संविधान में यकीन रखते हैं, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी बताएं, जिनकी मृत्यु के बाद वो इस्लाम के हिसाब से जन्नत में गए कि दोजख में गए? बोलिए। एक बात बता दे रहा हूं, बोलिए, धर्म जवाब दीजिए। अरे हम अपने बारे में नहीं जानते, हम बाबा साहब के बारे में क्या बोलेंगे? हम उस बारे में जाएंगे कि ना जाएंगे, हम नहीं जानते। बोलिए, आप बोलिए, आप मौलाना। सर ये डिबेट नहीं है, ये डिबेट नहीं है सर। भागने लगे, भागने लगे, यकीन हो गया। मेरा यकीन, जुनैद साहब बुला रहे थे। हमारा कार्य है अच्छे काम करना, दुनिया में फसाद को खत्म होना करना। चाहिए। मैं पूरी तरह से कह रहा हूं, आप इस बात को सुन लीजिए, मैं पूरी तरह से 100% कह रहा हूं कि इंडिया का जो भी कल्चर है, जो भी जीने का तरीका है, उसकी हिफाजत होनी चाहिए। और सवाल ये पैदा होता है कि बिल्कुल पूरी तरह से इस बात को मैं कह रहा हूं। जब ड्राफ्ट आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे। आया ना, अभी बताइए, ड्राफ्ट आएगा। अभी तो सरकार का ड्राफ्ट ही नहीं आया। नहीं तो आपकी क्या राय है? तो हमारा उत्तराखंड में हो रहा है, कई राज्यों में हो रहा है, हमारा कोई विरोध ही नहीं है। क्या है? आपका कोई विरोध नहीं है? कॉमन सिविल कोड पे आपका भी कोई विरोध नहीं है? मेरी राय से सरकार चलेगी? नहीं, राय तो, अरे अभी तो आप हर विषय पर राय देते हैं। नहीं बताओ चलेगी? जवाब नहीं है तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। अगर मेरी राय से सरकार चले तो मैं देता हूं, बताओ। अच्छा, एक देश संविधान, आप बोलो, आप चलोगे मेरी राय से? आप भी नहीं चलोगे मेरी राय से? सुनिए बात, बिला वजह। क्या कह रहे हैं आप? आगे आइए। ये पूछ रहे हैं कि हमारी राय से सरकार चलेगी, तो सरकार की राय से आप चल रहे हैं? बहुत बढ़िया। वो कह रहे सरकार की राय से चल रहे हैं। वो सरकार तो सीए भी लेकर आई है, आप तो उसके बारे में भ्रम फैला रहे थे, झूठ बोल रहे थे कि हमारी नागरिकता चली जाएगी। आपकी नागरिकता तो वही की वही है। सुनिए है ना, भारतीय नागरिक है ना आप? अभी जज्बात में बताइए। जज्बात में नहीं, हम तो फैक्ट में है सर। सुनिए, जज्बात में तो आप आ रहे हैं। सुनिए, हम सरकार की राय पर ही हैं। अगर सरकार की राय पर ना होते, जेल में होते। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम सरकार की राय पर ही हैं।
हम जेल में होते अगर सरकार की राय पर नहीं होते। बहुत लोग जेल में पड़े हैं। आजम खान का देखो क्या हाल हुआ, वो सरकार की राय पर नहीं था। आजम खान से आपको बड़ा ये सरकार, वो सरकार की राय पर नहीं था, वो सरकार की राय पर नहीं थे, भ्रष्टाचारी है, वो सरकार की राय पर नहीं था भाई साहब। कर रखी है। ये लो आपको बीच में बोलने की बड़ी वो है। क्या करे? आप कह रहे हो आजम खान को आप कंपेयर करो आम नागरिक से। कोई ना कोई बात ऐसी निकालोगे। यहाँ बैठे हुए किसी से कोई मुकाबला नहीं है। अगर आजम खान से मुझे मोहब्बत है तो मैं संविधान पे यकीन नहीं रखता। नहीं रखिए मोहब्बत, बताओ मुझे। रखने वाले तो संविधान पे मेरा यकीन नहीं है, मैं सरकार पर यकीन नहीं है। रखने वाले तो बुरहान वानी से भी मोहब्बत करते हैं। क्या करेगा? हम क्या करेंगे? पकड़ेगी सरकार उनको, ये खड़ी तो है सरकार। अगर बुरहान वानी से मोहब्बत रखेंगे या दहशतगर्दों से मोहब्बत रखेंगे, पकड़ेगी सरकार। उसमें आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा? जो देश के खिलाफ जाएगा, देश के खिलाफ बोलेगा, पकड़ेगी उसको सरकार। सर, कॉमन सिविल कोड पर मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, कॉमन सिविल कोड पर चर्चा उस वक्त अच्छी लगती है जब ड्राफ्ट आ जाए। पहले सुधांशु त्रिवेदी जी से कहिए कि ड्राफ्ट लेके आए, पार्लियामेंट में रखें, उस पर चर्चा होगी। पहले से पहले देखिए, आधा कोड तो लागू है। इन्होंने क्रिमिनल में तो कॉमन मान रखा है, क्योंकि ना चोरी करने पे हाथ कटवाने, ना दारू पीने पे कोड़े पड़वाने हैं। नहीं कटवाओ, वो तो करवा रखा हम कहते हैं कटवाओ। सर, हम कहते हैं चोरी पे कटवाओ। एक मिनट, हमारी राय है कि चोरी पर सिविल में भी आधा मान रखा है। देखिए, सिविल में अब ये कहेंगे वो क्रिमिनल है, चलिए सिविल में ये बताइए, पैसे पे ब्याज लेना इस्लाम के अनुसार अधार्मिक है कि नहीं? फिर काहे बैंक से पैसे ब्याज लेते, वापस कर दो। हम नहीं लेते, वापस करते हैं। मैं नहीं लेता, बिल्कुल नहीं, आप वापस करते हैं। मैं अपनी बात तो आज कहिए कि सबको वापस करना चाहिए, मतलब बाकी ना मान रखा। क्या पता शुएब भी नहीं लेते हो, पैसा नहीं लेते, क्या पता जुनैद हारिस भी नहीं लेते हो, बैंक से नहीं लेते हैं, पूछिए इनसे। आज नहीं लेता, मैं लेता ही नहीं भाई। नहीं लेता नहीं क्या, वो तो अपने आप कट के आता आपके अकाउंट में। कमाल की बात। अरे भाई, वो लेना थोड़ी पड़ता है, तो वापस करते हैं। सीट भी मेरी, पटरी मेरी और सिक्का मेरे बाप का। अरे भाई, सिक्का मेरे बाप बैंक से क्रेडिट होता है। कोई बात बैंक में अकाउंट नहीं आपका? मेरा अकाउंट है। देखिए, इसीलिए मैं बाकायदा, देखिए, मेरी जीएसटी नंबर भी है मेरे पास, मैं टैक्स भी देता हूं भाई साहब। एक मिनट, मैं टैक्स भी देता हूं। मुसलमान का अर्थ होता मुसल ईमान, जो ईमान का पूरा हो। मगर पहले तो पूरा नहीं, आधा ईमान चाहिए, यानी क्रिमिनल में नहीं चाहिए, सिविल में चाहिए, और सिविल में भी पूरा नहीं चाहिए, इतना सा चाहिए, इतना सा। इसीलिए, और लास्ट में एक लाइटर नोट पे एक बात कह दूं। जी सुनिए, एक बहुत बड़े आपने ईमान का सरकार से क्या लेना देना, ये बताओ। अरे भाई, आप ही तो कहते हैं धर्म का सरकार से कोई लेना देना नहीं। सर, धर्म अलग, सरकार ये मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है भाई? ये सरकार में धर्म है कि नहीं भाई? ये वक्फ बोर्ड क्या है भाई? ये मौलवियों का सैलरी क्या है भाई? ये क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं, ईमान अलग चीज है। लाइटर नोट पे आप एक बात कर रहे थे, लाइटर नोट पे देखिए, ऐसा है, एक बहुत बड़े शायर हुए हैं रफीक शदानी, वो मतलब फैजाबाद के थे, उस समय नाम फैजाबाद था, आज अयोध्या है। उन्होंने इस पे बड़ी मजेदार बात कही है कि भाई, यहां से जो लोग जाते हैं हज करने के लिए, चूंकि यहां लॉ अलग है, वहां लॉ अलग है, तो उन्होंने एक लाइटर नोट पे एक बात कही, कहीं झुम्मन से कल कहीं बफाती, सोच समझकर हज पर जायो, हिया की लबझप हुआ न चली है, आपन आपन हाथ बचायो। क्योंकि ये रहता ना, हाथ से उठा को धर लिया तो हाथ भारी पड़ जाएगा। ये उन्होंने कहने का सही बात है। अच्छा ठीक है, हम ये कहते हैं आप यहाँ भी लागू कर दो, मैं आपको मौका दूंगा। ओके ओके, मैं एक बात कहना चाहता हूं अमीश, मैं अभी भी वहीं। ये क्यों हम 2014 से जो ये झूठ और भ्रम का बेशरम रंग शुरू हुआ, जिसके अंदर कहा गया कि ये जो शासन है ये अकलियतों के खिलाफ है, वो अभी तक जारी है। आप पहले तब आमिर खान को लग रहा था, अब अब्दुल बारी सिद्दीकी को लग रहा है। हम ये कह रहे हैं, आप हर बात माननी शुरू कर दीजिए। प्लेन भेज करके यहां से लखनऊ बुलवाइए और 5 स्टार होटल में टिकवाइए, तो आप एकदम सही हो जाएंगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं तो खराब हैं। मगर मैं अपनी बात कहूं, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, मैं अभी भी वही हूं जहां शुएब भाई ने कही थी। जब यहां से लेकर समूचे अरब में, मेरी रिक्वेस्ट है कि सर मुझे टाइम दीजिएगा, यहां से लेकर समूचे अरब तक मुस्लिम मतलब मुस्लिम, बात खत्म। समूचे यूरोप में क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन, बात खत्म। तो हिंदुस्तान में हिंदू क्यों नहीं हो सकता? मेरा मानना यह है। पर वो तो कम्युनल बात है। नहीं, वो कम्युनल इनके कहने से नहीं होगी। सुधांशु भाई ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे सर बोलने दीजिए। सुधांशु भाई ने बहुत अच्छी बात कही। आप लोग जब आंकड़े दिखाते हैं तो आप कहते हैं कि मुस्लिम बहुल्य, मगर जब आप हिंदू एरिया दिखाते हैं उसमें ठाकुर इतने, जाट इतने, गुजर इतने, यादव इतने, ब्राह्मण इतने। क्यों सर? हमें हिंदू रहने दीजिए। और जब हम हिंदू हैं तभी हम केंद्र बिंदु हैं, और सबसे पहले राष्ट्र, बाद में कास्ट। जी जी, पहले राष्ट्र फिर कास्ट। शोएब भाई इंतजार करें। शोएब भाई फिर सवाल आपके। नहीं, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस पे बात हुई कि माइनॉरिटी का कॉन्फिडेंस। देखिए, मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था पढ़ाई के लिए,
मुझे वहां भी सोच थी कि भारत में इसी मिट्टी में रहेंगे, चाहे रूखी सूटी खा लें। हम आए। अब सवाल ये होता है कि कॉन्फिडेंस के लिए हमने पिछले दिनों जो है दानिश आजाद अंसारी, जो उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी मिनिस्टर, उनसे मुलाकात की। हमने कहा आप मदरसा सर्वे की बात हो रही है, आप जो है वक्फ बोर्ड सर्वे की बात कीजिए। मुझे ये बताइए कि आपने माइनॉरिटीज के लिए जो आप वादे कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके पार्टी के नेता उलूल जुलूल बयान देकर के इस पे पलीता लगाते? जब आप कहते हैं शमशान कब्रिस्तान, जब आप कहते हैं कि मदरसे आतंक का अड्डा, जब आप कहते हैं कि इसका कौन सा कपड़ा पहना है, इसका रंग देखो, तो आप पलीता लगा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस यहां लूज होता है। सबसे बड़ा सवाल ये। दूसरी बात ये, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इन्होंने यूसीसी की बात की, मैं बस 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। यूसीसी की बात हम तो कह रहे लाइए। कौन बात कर रहा है? इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। दो पत्नियों को एक साथ जो है ना सामने करवा चौथ का आपने देखा होगा तस्वीर, वो यूसीसी की बात कर रहे हैं। जो इनके सांसद 4 बच्चों के पिता है, वो पॉपुलेशन बिल पे प्राइवेट मेंबर जो है वो लेकर के आ रहे हैं, प्राइवेट बिल। अब सवाल ये उठता है कि भाई यहां से आपको क्या यूसीसी सिर्फ पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री पर केंद्रित होगा या तमाम? जी सवाल पब्लिक के सवाल में लेता हूं, लेकिन एक हार्ड फैक्ट बताना इस समय जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की बात करी गई है, क्योंकि लगातार कॉन्फिडेंस की बात करी गई है, तो कॉन्फिडेंस की बात करनी बड़ी जरूरी है। ऑल ऑडियोज डाउन। जी आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। ऑल ऑडियोज डाउन। अब बात है सबसे बड़े फैक्ट की, एक हार्ड फैक्ट की, और वो हार्ड फैक्ट ये है कि यूपी के संबल की एक बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं, और ये बहुत प्रमाणिक तौर पे मैं बता रहा हूं। मुस्लिम महिला को एक इंसाफ मिला वहां पर, और महिला 3 तलाक, हलाला और रेप से पीड़ित थी। 2018 में, नोट करिए इस बात को, 2018 में पति ने महिला को तलाक दिया, ससुर ने हलाला किया। इस दौरान उसके पति ने भी उसके साथ रेप किया, और वो फिर गर्भ से हुई, और फिर 5 साल बाद 5 साल उसने कोर्ट में केस लड़ा, और उस कोर्ट के आदेश के बाद पति को गिरफ्तार किया गया। यानी 3 तलाक के कानून जिसका विरोध बहुत किया जा रहा था, उसका इंपैक्ट ये हुआ कि एक महिला को इंसाफ मिला जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कॉन्फिडेंस क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस पूछिए उस मुस्लिम महिला के से, वो कॉन्फिडेंस पूछ लिए उस मुस्लिम महिला के मां बाप से, उसके भाई से, उसके बच्चे से। ये कॉन्फिडेंस होता है। और जिस कॉन्फिडेंस को आप डिनाई करते रहे, सीए में किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी, झूठ का प्रचार किया गया, झूठ का प्रचार। लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा, ऑडियो नहीं जा रहा अभी। लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा, झूठ का प्रचार किया गया सीए के अंदर कि नागरिकता जा रही है। आप सब यहां खड़े हैं, निगत यहां खड़ी है, आप यहां खड़े हैं, सब लोग आप खड़े हैं। किसकी नागरिकता गई? कोई हाथ खड़ा करे। हेल्थ वेलफेयर का डाटा है, ठीक है, अपने 27 लाख हिंदू महिलाओं को बिना तलाक के छोड़ दिया गया, अबॉन्डन कर दिया गया। ये सरकार का आंकड़ा है। और मुसलमानों से ज्यादा डाइवोर्स के केस हिंदुओं में तो डाइवोर्स के केस हो, मुसलमानों में भी हो। ये सरकार का कोर्ट में लड़ी जाकर फैमिली हेल्थ 3 तलाक व्हाट्सएप पे थोड़ी कुछ देगा। में 2.6 मुसलमानों में 4% हिंदुओं का आंकड़ा है। तो भाई जानकारी नहीं है। निगत अब्बास, मेरा नाम है श्वेत जमाई। ये भारत सरकार का आंकड़ा है, नेशनल फैमिली हेल्थ वेलफेयर का आंकड़ा है। हिंदू हलाला तो नहीं करते ना, हिंदू हलाला नहीं करते। कौन नहीं करते? कौन कहता है? जब उसको छोड़ दिया ना, छोड़ दिया। दूसरी शादी नहीं करते, दूसरी शादी नहीं करते, बिना शादी के महिला के साथ संबंध रखते हैं। सवाल बाकी सवाल। ओके, खड़े हो। तो पहले कह रहे हैं कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, मतलब पब्लिक प्लेस पे नमाज पढ़नी चाहिए। एक सेकंड, सवाल आ रहा है। मतलब ये बोल रहे हैं कि सड़क पे नमाज पढ़नी चाहिए, पब्लिक प्लेस पे नमाज पढ़नी चाहिए। तो मतलब हिंदू भी फिर वो तो 40 और वो सब सड़क पे चढ़ने से फिर लॉ खराब होएगा ना। आपने बोला है ना। अभी ये बोले कि कब्रिस्तान की बात होती तो इनके देखिए, मैं आपको एक चीज बताइए, इस्लाम के अनुसार पक्की कब्र होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो कब्रिस्तान कहां से होना चाहिए भाई? चारों तरफ आपने वॉल खड़ा कर दिया, एंटी इस्लामिक काम तो आप कर रहे हैं, और उसका वॉल होना चाहिए, वॉल होना चाहिए। कब्र नहीं होनी चाहिए, ये मेरी जानकारी है। वॉल होना चाहिए, कच्ची। तो फिर कब्र भी पक्की और कब्रिस्तान की तरफ दीवार भी पक्की। गलत बातें कौन मत करो। बाउंड्री अलग चीज है, खबर अलग चीज है। कब्र पक्की नहीं होनी चाहिए, क्यों पक्की? बाउंड्री पक्की हो सकती है, इस्लाम में उसकी हिफाजत, बाउंड्री डिफाइंड है, कब्रों की हिफाजत के लिए खबरों की ये विषय नहीं है। एक सेकंड, निगत है। मदीना में भी चले जाएंगे, मक्का में भी चले जाएंगे, तो बाउंड्री है, डिफाइंड। अच्छा, निगत अब्बास बोलेंगे अब।
आ जाने दीजिए ना, जो सनातन धर्म की सच्चाई है कि कोई जाति नहीं है, सारे हिंदू एक है, इस बात को आज अगर दीपांकर भाई ने सभी को बोल दी तो इनको बड़ी तिलमिलाहट हो गई। कम्युनलिज्म नहीं, एक सेकंड ना, कम्युनलिज्म तो ये करते आ रहे हैं अपनी कौम से, कम्युनलिज्म तो ये करते आ रहे हैं। इन्होंने अभी तलाक की बात उठाई कि तमाम हिंदू मर्दों ने तलाक दिया हुआ है, जाके वेद अगर पढ़े होते तो पता होता है हिंदुओं में तो तलाक होता ही नहीं है। आप तो कम्युनलिज्म कर रहे हैं मुसलमानों में, महिलाओं को तलाक 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 बोलकर आप बेघर कर रहे हैं, वो है कम्युनलिज्म। जैसे आपने कहा हलाला कर रहे हैं, बेटियों को प्रेग्नेंट कर रहे हैं, वो है कम्युनलिज्म। और छोड़ देते, मदरसे की बात थी ना, अरे चुप हो जाइए शोएब जमाई, मेरा नाम है, नाम बदल लिए क्या, नाम बदल लिए क्या, आया कीजिए, पढ़ लिख के आया कीजिए, अनर्गल बातें इधर उधर। अरे सच्चाई से डर गए हो, सच्चाई से डर गए हो। वेद पढ़े कोई प्रावधान नहीं, धर्म में नहीं, हिंदू कोडेड बिल में नहीं है, हिंदू धर्म में नहीं है, ये तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से लिया, हिंदू कोडेड बिल में नहीं है, हिंदू धर्म में नहीं है, हमने माना है तलाक है ही नहीं। एक सेकंड, जी अब अपनी सीट पे जाइए। जी वो कह रही है कि वो एक लेडी को नहीं बोलने दे रहे आप। कई महिलाओं ने बोला, एक महिला को बोलने दीजिए। यहाँ पर मदरसों लगातार जुनैद भाई, मेरी बात के बाद आप बोलिएगा जुनैद भाई, मुझे एक बात बताइए। अरे आपको तो मैंने माइक दिया, आप तो वहीं चली गई, थोड़ी देर में मुझे लगता है वहां पे मेंबर ना बन जाए भाई। जी अमीश भाई, ये कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड तो उन्होंने यहाँ दिखा दिया। शरिया के नाम पर मदरसों में बच्चों को सिर्फ कुरान पाक पढ़ाएंगे, कंप्यूटर नहीं देंगे, जो मोदी जी ने कहा है, और आज ही कह रहे कम्युनलिज्म दीपांकर भाई कर रहे हैं। मुझे मेरा पॉइंट ये है, मेरा ठीक है, आप यू मेड योर पॉइंट सर। मैं क्योंकि आखिरी दौर है, थोड़े हमारे जो व्यूअर्स यहाँ पर आए हुए हैं उनके भी सवाल हम लेते हैं। आप अपना हाथ खड़ा करिए, सवाल पूछ सकते हैं। इतनी पीछे मैं कैसे आऊंगा, आगे आइए निकलकर, आप पहले पूछिए, आप आइए तब तक। आप विश्वास की बात करें कि मुस्लिम महिलाओं का सरकार ने विश्वास जीता, तो क्या बिल्किस बानो मुस्लिम महिला नहीं है? उनके परिवार से पूछा जाए, क्या उनको इंसाफ मिला? उनका विश्वास कैसे जीतेगी सरकार? जी बिल्किस बानो के ऊपर बोला कि अगर विश्वास की बात है तो बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिला, कैसे विश्वास जीतेगी सरकार? एक सवाल होता है कि रेपिस्ट को गले लगाया गया, वो 14 साल जेल में रह के बाहर आए, मगर मैं पूछना चाहता हूँ, इमराना के साथ बलात्कार हुआ था, इमराना के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया, और उसके बाद सुनिए, बलात्कारी को सजा की बजाय पुरस्कार मिला। ये कहा गया कि अब आज से भाई क्या तरीका, आप हर चीज सब पे बोल रहे हैं। आपकी सरकार उसको संस्कारी कह रही है, बलात्कारी को बलात्कारी कहने की हिम्मत नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बड़ा सम्मान करता हूं, पर इस पे आप मत कहिए। अरे आप शोएब जमाई उसको धर्म मत देखिए भाई, बलात्कारी आखिरी 5 मिनट है, बंद कीजिए आप। अरे मैं कह रहा हूं, सुनिए, 15 साल मायने नहीं रखता। अरे भाई सुनिए, आपके होम मिनिस्टर ने उसको इजाजत दी उसको छोड़ने की। अरे संस्कारी कहते हैं उसको, माला पहनाते हैं आप। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। अरे आप चुप रहिए भाई, क्या तरीका आप सब संस्कारी यहाँ से। हाँ मैं पूछता हूँ, सुनिए, एक महिला के साथ क्या तरीका है भाई? होम मिनिस्टर है, आपके होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर देश के, आपके होम मिनिस्टर नहीं है क्या? तो बिल्किस बानो को आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? आपके होम मिनिस्टर, आपके होम मिनिस्टर संस्कारी कहेंगे। अब सुनिए, मैं कहता हूं अमीश, ये इसको सपोर्ट मत करो। बस करिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इमराना के साथ चुप रहिए शोएब भाई, एनफ इज एनफ, आप लगातार बोल रहे हैं। अब मैं कहता हूं, इमराना के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद मौलवी फतवा दे देता है कि अब आज से बलात्कार करने वाले अपने ससुर की वो पत्नी और पति की मां हो गई। उस बलात्कारी के लिए क्या किया गया? कोई, और वो मौलवी का मौलवी रहा, सभा की सरकार, किसी ने चू बोला? ये बताइए, दोनों एक ही समुदाय की हैं। इससे सवाल और एक लाइन और बोलिए आप, 10 सेकंड जो गंभीर विषय था, जो स्वामी जी कह रहे थे, वह बात वहां पे रह गई। इनकी जो भिक्षा यात्रा चल रही, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ये जो कास्ट है, ये वर्ड कहां का है? ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये पुर्तगीज का शब्द है। और कास्ट में हिंदू समाज को कब बांटा गया? आज कहते हैं ना 5000 जातियां हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, कोई हिंदू धर्म ने बताइए इसमें 5000 जातियां लिखी हूं। आप कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाएंगे तो सारे केंद्र हो जाएंगे, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम एक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। देश की कोई क्यों नहीं बात कर रहा? आप कह रही है कि मुस्लिम जो वुमेन है उनके साथ बलात्कार हो रहा है, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ बलात्कार हो रहा है। सेफ कहाँ है हम? कहा जो बिल्कुल सही। स्वामी दीपांकर बोलिए। मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं, गुड़िया ने प्रश्न किया, मैं उसका जवाब देता हूं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि एक होने का अर्थ किसी के विरोध में है। मैं एक होने के अर्थ से ए मिशन टू यूनाइट सनातन,
यह कहना चाहता हूं। और मेरा भिक्षा मांगना मुझे बोलने दीजिए रशीदी साहब, फिर आप बोलिए। मुझे भिक्षा मांगना और मेरा भिक्षा मांगना किसी के विरोध में नहीं है। और सही बात तो यह सर, मेरा भिक्षा मांगने का अधिकार है और मैं कहूंगा इन्हें, अपने लिए नहीं तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए, एक होइए आप सनातनी है, मेरा अधिकार है सर। कोई बात होता है क्या कि अगर कोई एक सनातनी बोलेगा तो उसे कम्युनल कह दीजिए, कोई एक हिंदू बोलेगा तो उसको कम्युनल कह करके अंदर डाल दीजिए, मगर सनातन का एक होना, जातियों में ना बंटना। कौन चाहते हैं कि जाति रहे? आप चाहते हैं कि जाति हो? वही गुड़िया से पूछना चाहता हूं, गुड़िया तुम बताओ, तुम चाहती हो कि जाति रहे? नहीं कोई मैं यही चाह रहा हूं बिटिया कि जाति ना हो, मैं यही चाहता हूं जाति ना हो। जी जी जी, समझ रही हैं? मनुवाद के खिलाफ क्या सवाल है? आपको बोलना जल्दी जल्दी जल्दी। सर आप कह रहे हैं कि बलात्कारी को बलात्कारी नहीं कह सकते। आप मनुवाद के पहले पन्ने पर बताइए लिखा क्या है, बताइए, हटाइए। नहीं जानते तो मनुवाद क्या है बोलते हैं? क्या आपको रत्ती नहीं मालूम? सुनिए, नहीं रुकिए, आपको रत्ती नहीं मालूम? मनुवाद में कितने चैप्टर? देश के एक बहुत बड़े दलित चिंतक पेरियार ने अरे पेरियार छोड़िए, आप अपना बताइए, मनुवाद के कितने चैप्टर है बताइए? पेरियार ने मनुवाद को जलाया, अंबेडकर ने यहाँ से मनुवाद को जलाया। मनमंत्र चल रहा, कुछ नहीं पड़ा, अंबेडकर ने अंबेडकर ने महासंवाद के दौरान अंबेडकर साहब ने मनुवाद को जलाया। अगर आप जातियों को तोड़ना चाहते हैं तो मनुवाद खत्म कीजिए आप। इन लोगों की आदत डबल है, स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। आखिरी दौर, आखिरी 30 सेकंड। आदत है मनुवाद, मनुस्मृति, मैंने इनसे कहा दावे के साथ, चुनौती के साथ, और आज आपसे भी कह रहा हूं, अगर ये मनुस्मृति के पहले पन्ने पर बता दें क्या लिखा है। पन्ने नहीं पता, नहीं लिखा, मैं भाई साहब डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। और अगर नहीं पता, एक मिनट, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं आप बता दीजिए। और अगर आपको नहीं पता, अगर आपको नहीं पता, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं आप बता दीजिए। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं बता दीजिए। आप तो महापुरुष हैं, आप तो महापुरुष हैं। कितने मंत्र? सर ऋचाएं होती हैं सर। चलिए ऋचाएं बता दीजिए, चलिए ऋचाएं बता दीजिए, कितनी ऋचाएं? जब आप महात्मा हो गए बता रहे हैं ऋग्वेद में क्या है, एक बात अनुवाद में कहां से बता देंगे भाई? सर आपको ऋग्वेद का पता नहीं महात्मा होगा है कि बिला वजह बोलते हैं, भ्रम का बेशरम रंग बिला वजह बोलते हैं। इसे मनुवाद में क्या लिखा है, मनुवाद में क्या लिखा है? ऋग्वेद का पता नहीं, मनुवाद में लिखा है। लास्ट वर्ड 5 सेकंड। यजुर्वेद में बता दीजिए, ऋग्वेद में मंत्र नहीं होते, ऋग्वेद में मंत्र नहीं होते। ये तो आपको कंट्रोल पार्टी ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर ऑल ऑडियोज डाउन। 5 सेकंड। स्वामी जी ने जो सनातन एकता की बात कही, उस एकता में किसी के प्रति कोई विद्वेष का भाव नहीं है। इसीलिए किसी हिंदू धर्म में कोई कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हिंदू धर्म में कहीं पर जदिया या जिम्मी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सबके कल्याण की बात है। अमीश अगर अच्छा चलिए बताइए, सब उधर ही चलेगा। रशीदी जी ने वेद की ऋचाओं के बारे में कहा, पहले मंत्र पूछ रहे थे, मंत्र नहीं ऋचाएं 16,108 होती है। सुनिए, अब आप बताइए, कि मनुस्मृति के पहले पन्ने पर क्या लिखा है? समझ रहे? अरे सर आप गलत हो, आप बता दीजिए। सही जनता जनार्दन तय करेगी। फिलहाल समय इतना ही है, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। लेकिन राजनीति में बेशरम रंग हमने देखा है, लेकिन झूठ और भ्रम में भी हमने बेशरम रंग देखा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।